बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर 2 शुरू करेंगे 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का। इससे पहले आपने लेक्चर 1 सुना था और उसमें आपने देखा कि हमने कुछ बेसिक किस्म की डेफिनेशन की थी कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फिर हमने स्टूडेंट उसमें व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं, एंटर करते हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। फिर बेटा हमने उसमें डेफिनेशन की थी कि प्रोग्रामर क्या होता है, कि वो बंदा, वो पर्सन जो सही तरीके से प्रोग्रामिंग करना जानता है, उसको कोडिंग कर लेता है, उसको हम कहते हैं ये प्रोग्रामर है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट कुछ उसके बेसिक फीचर देखे थे कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें किसी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जब तक हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि जहाँ पे बैठ के हमने प्रोग्राम को टाइप करना है, हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं होगी, तो हम एक अच्छा प्रोग्राम नहीं बना सकते। और इसमें फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे सिलेबस में जो आईडी है वो कोड ब्लॉक है। फिर कोड ब्लॉक में उसके फर्दर जो है वो टूल्स पे हमने बात की थी कि टेक्स्ट एडिटर होता है कि जहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करते हैं। फिर उसके अंदर कंपाइलर होता है, जो कंपाइलर वो क्या करता है, किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करता है। फिर उसमें हमने बात की थी कि हमारा फर्दर जो डिबगर वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, तो वैसे आप बड़ी क्लासों में डिबगर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोग्राम में से एरर जो है फाइंड करता है। फिर लिंकर, लोडर, ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर 2 शुरू करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग। और स्टूडेंट, हमने सबसे पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने चैप्टर 1 का जो लेक्चर नंबर 1 उसमें क्या पढ़ा। मैं आपको एक दफ़ा उसको थोड़ा रिव्यू करवा दूँ। देखें, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने कुछ बेसिक बेटा डेफिनेशन की थी कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा सेट है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है कोई भी ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने बेटा लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फीडिंग आर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन फीड करते हैं, डालते हैं, मगर किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, उस प्रोसेस को हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। फिर प्रोग्रामर, व्हाट इज़ द प्रोग्रामर? द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज़ नोन एज अ प्रोग्रामर। वो बंदा जो सही तरीके से जानता है कि मैं कोडिंग किस तरह कर सकता हूँ, कोडिंग कैसे की जाती है, उस पर्सन को हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्रामर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई ना कोई जो है वो सी जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है। ये डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, कि इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड हैव द प्रॉपर टूल। कोई भी काम करने के लिए हमें प्रॉपर टूल्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए भी टूल्स होने चाहिए। जब तक उसके पास टूल्स नहीं होंगे वो एक प्रोग्राम नहीं बना सकता। फिर हमने एक आम एग्जांपल भी की थी कि जिस तरह एक गार्डनिंग है या एक जो उसके लिए टूल्स ज़रूरत है, एक पेंटिंग करने वाले को टूल्स की ज़रूरत है, इसी तरह जो है जो प्रोग्रामर है उसको भी एक बेसिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। जब तक उसके पास एक बेसिक प्लेटफॉर्म नहीं होगा वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो नहीं बना सकता। अब इसके जो आईडी, उसके बेसिक टूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आईडी, सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट अ प्रोग्रामर इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूट अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नोन एज अ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आईडी। बाद में सिंपल कह देता आईडी। यहाँ ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आईडी स्टैंड फॉर, आईडी किसका एब्रीविएशन है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हम एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर इसके फीचर पे बात की थी कि आईडी जो है वो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देता है, वन प्लेस। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर यानी प्रोग्रामिंग के लिए, प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए जो हमें जो भी टूल्स चाहिए, उन तमाम टूल्स को एक जगह वन प्लेस पे ले जाता है। यानी वहाँ पे हमारे पास लिंकर भी है, लोडर भी है, डिबगर भी है, कंपाइलर भी है। तो ऑल थिंग अवेलेबल ऑन वन पेज, एक पेज पे हमें चीज़ें मिलती हैं। अब आईडी जो है वो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि यूज़र कैन इंटरेक्ट, यानी यूज़र जो है वो काम कर सकता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? बाय यूजिंग विंडोज़,
बटन्स, और कोई भी वो इनपुट या आउटपुट देने के लिए उसको सिंपल वो बटन पे क्लिक करेगा, इनपुट देगा, बटन पे क्लिक करेगा, आउटपुट मिलेगा, बटन पे क्लिक करेगा, प्रोग्राम को रन करेगा, बटन पे क्लिक करेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो इस किस्म के फ़ीचर को हम कहते हैं ये GUI फीचर है, जिसमें कि हम माउस का इस्तेमाल करते हुए मोस्टली हम काम अपना कर रहे होते हैं। फिर इसमें हमने बात की थी कि जो C लैंग्वेज का ID है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक टेक्स्ट एडिटर होता है, कंपाइलर होता है, डिबगर होता है। डिबगर हमारे सिलेबस में नहीं है मगर पूछ सकता है क्योंकि एक वर्ड अवेलेबल है आपकी टेक्स्ट बुक में। बग होता है एरर, एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड बग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ कॉल्ड डिबग। तो प्रोग्राम के अंदर एरर को तलाश करके उसको रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये डिबग है। तो C लैंग्वेज के ID में टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, डिबगर इन अ सिंगल इंटरफेस, यानी एक जगह अवेलेबल है। ये बात दोबारा फिर आ गई कि ये सारी चीज़ों के लिए हमें कोई अलग-अलग सॉफ्टवेयर जो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोड ब्लॉक, डेव C++, विजुअल स्टूडियो, एक्स कोड इसकी एग्जांपल हैं। हमने जो प्रोग्रामिंग करनी वो कोड ब्लॉक में ही करनी है। यहाँ मैंने पिक्चर भी इसकी लगाई हुई थी, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको ओपन करके भी दिखा दिया था। टेक्स्ट एडिटर में इसकी डेफिनेशन कि टेक्स्ट एडिटर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो प्रोग्राम राइट करे यानी लिखे। एडिट होता है तब्दीली करना, कि आपने प्रोग्राम एक टाइप कर लिया उसमें फर्दर को चेंज करना है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना टेक्स्ट एडिटर है। फिर हमने बात करी कंपाइलर, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेशक C है, C++ है, कोई भी लैंग्वेज है तो उसके अंदर कंपाइलर होता है। बार लैंग्वेजेज ऐसी होती हैं जिसमें इंटरप्रेटर भी होता है। 3 किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। जो कंपाइलर है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये बिल्टन होता है हर लैंग्वेज के अंदर। इसका बेसिकली काम होता है कि किसी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करना और फिर उसके अंदर से एरर को ढूंढना। ये काम इंटरप्रेटर का भी है, आपके सिलेबस में नहीं है। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक फ़र्क ये होगा कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को, बस आपका सोर्स कोड 20 लाइनों का, 50 लाइनों का, जितनी भी लाइनों का है, वो तमाम के तमाम कोड को एक दफ़ा लेगा और उसको हाई से मशीन में चेंज करेगा। जबकि जो इंटरप्रेटर है ये एक एक लाइन को करता है। जैसे आप बेसिक लैंग्वेज है GW बेसिक, उसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है। मगर जो C लैंग्वेज है, आपसे पूछा जा सकता है कि C लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो C लैंग्वेज है उसमें कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो कि हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है। अब उसकी वजह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 पे बेस करती है और मशीन लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। लिहाजा हमने जो प्रोग्राम लिखा होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, और जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि हमारे उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करता है। फिर लास्ट में हमने 2 बेटा डेफिनेशन भी की थी और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम रिटन इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड, यानी वो प्रोग्राम जो मैंने किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना है। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, C हो सकती है, C++, जावा, फोर्ट्रान, कबोल। तो आपने उस लैंग्वेज का ID में जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसको बेटा हम कहेंगे ये सोर्स कोड है। और सोर्स कोड कंपाइलर ने क्या किया, उसको कंपाइल किया, चलाया। जब उसको कंपाइल किया तो हमारे पास आउटपुट आती है, और आउटपुट किस में आती है, मशीन कोड में। ये एक पिक्चर भी है, ये आपकी बुक की पिक्चर जो है सेम है कि कंप्यूटर प्रोग्राम और जो उसको जो है वो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। और जो कंपाइलर बीच में आ गया, कंपाइलर ने क्या किया, उसको मशीन कोड में चेंज किया, और मशीन कोड में चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, कंप्यूटर बाइनरी फाइल। और उसके बाद अब देखें यहाँ पे ज़हन में रखें, अक्सर स्टूडेंट क्लास में पूछते हैं कि कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में क्या फ़र्क है। तो ज़हन में रखें बेटा, कंपाइलेशन लेटर से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंपाइलेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना, इसको हम कहते हैं ये कंपाइलेशन हुई, कंपाइल हुआ प्रोग्राम हमारा। कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन कोड में जो चेंज किया उसको हम कहते हैं ये हमने प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल किया। और बेटा एग्जीक्यूशन क्या होगा, एग्जीक्यूशन ये होगा कि प्रोग्राम रन होना। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कंपाइल और एग्जीक्यूशन में फ़र्क है। कंपाइल से क्या मुराद है कि जो आपने प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको मशीन कोड में चेंज करना, और बेटा एग्जीक्यूशन से क्या मुराद है, प्रोग्राम का चलना। आइए लेक्चर 2 पे बात करते हैं सिंटैक्स। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल हैं।
ठीक है। बस बेसिक एक लैंग्वेज है, उसमें हर स्टेटमेंट से पहले हम लाइन नंबर देते हैं। कोई पूछे क्यों देते हैं भाई, उसका रूल है। सी लैंग्वेज में तमाम जो लेटर्स हैं हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, इसलिए उसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्यों लिखते हैं, उसका रूल है, ठीक है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ कवानीन है, और हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करना पड़ता है। और अगर हम ओबे नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो एरर देगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स? द ग्रामेटिकल रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम आर रेफर टू एज ए सिंटैक्स। बस आप ट्रैफिक सिग्नल, आप जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आपने जैसे जो सिग्नल जो है रेड सिग्नल जो ऑन है, तो इससे मुराद ये कि आप गाड़ी रोक दें, तो वो क्या है, रूल है, सिंटैक्स है। और अगर आप सिंटैक्स को वायलेट करेंगे, आपने इशारा तोड़ दिया, तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल है। और मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ज़हन में रखें स्टूडेंट, ये सिंटैक्स की डेफिनेशन सी लैंग्वेज में भी सिंटैक्स की डेफिनेशन यही है, C++ में यही है, जावा में भी यही है। अब ये नहीं कि टेक्निक बदल जाएंगी, चीज़ें यही होंगी। यानी सिंटैक्स की डेफिनेशन जब आपको एक दफ़ा समझ आ गई, तो ये तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सिंटैक्स की डेफिनेशन यही है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के कुछ रूल हैं, और उन रूल्स को, उन कवानीन को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। अब आपने रूल तोड़ दिया, मुझे कहा गया था कि जी प्रिंट एफ आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, मैंने पी बड़ा डाल दिया, कैपिटल कर दिया, तो मैंने क्या किया, उसके रूल को ब्रेक कर दिया। मुझे सी लैंग्वेज कहती है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमी कॉलन लगाना है, उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया, तो मैंने रूल को तोड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे एरर देगा। एरर कौन देता है स्टूडेंट, कंपाइलर। ये सारा काम कौन कर रहा है, कंपाइलर। मेरे प्रोग्राम को कौन देख रहा है, कंपाइलर। तो ऐसी सूरत हाल में जब मैं सिंटैक्स को ओबे नहीं कर रहा, तो मुझे मेरा कंपाइलर एक एरर देगा, और उस एरर को स्टूडेंट कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो इसकी डेफिनेशन देखें, सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम वायलेट, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, वन और मोर ग्रामेटिकल रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कुछ रूल्स हैं जो पहले से डिफ़ाइन है, मैंने नहीं डिफ़ाइन किए। सी लैंग्वेज किसने बनाई, डेनिश रिची ने। डेनिश रिची ने जब सी लैंग्वेज बनाई, सी से पहले बी लैंग्वेज थी, ये उसकी हिस्ट्री जो है एक लंबी चौड़ी उसकी हिस्ट्री है। तो डेनिश रिची ने ये सी लैंग्वेज बनाई थी। और सी लैंग्वेज जो है ज़हन में रखें, एक बड़ी ही जो है वो वर्सटाइल लैंग्वेज है। इसमें बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लिनक्स वगैरह इसमें डिज़ाइन हुए हुए हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज को बाद दफ़ा हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं कि इसमें हाई और लो दोनों की सहूलतें हैं। लिहाजा डेनिश रिची ने जब सी लैंग्वेज बनाई, तो उसके कुछ रूल्स, कुछ कवानीन बनाए, और उन रूल्स और कवानीन को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स। और अगर मैं उन सिंटैक्स को ओबे नहीं करता, अपनी मनमर्जी करता हूँ, तो मेरा कंपाइलर मुझे एरर देगा, और उस एरर को स्टूडेंट कहते हैं सिंटैक्स एरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर। यकीनन आपको याद होगी, मैंने बार बार इसलिए रिवाइज़ किया कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को हम कहते हैं सिंटैक्स, जब हम रूल्स को ब्रेक कर दें, वायलेट कर दें, सिंटैक्स एरर। अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स। अब ये सारी डेफिनेशन हर लैंग्वेज में यही है। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फिक्स वर्ड होते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट ch। अब वो वर्ड्स हैं जिनका एक मकसद है। वैसे प्रिंट एफ हम आगे चल के पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। प्रिंट एफ से मुराद ये होता है कि रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाओ। स्कैन एफ से मुराद है कि डाटा आपने कीबोर्ड से देना है। गेट ch आपने एक करैक्टर लेना है। अब वो वर्ड्स हैं जो फिक्स है। फिक्स से क्या मुराद है कि उसको हम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। जिसने वो लैंग्वेज बनाई, उसमें वो वर्ड जो है, उसका मकसद, उसका पर्पज़ उसने पहले से डिफ़ाइन कर दिया है। हम उसको अपनी तरफ से रीडिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स को बेटा हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं कि सी में, आप जावा की ले लें, फोर्ट्रान, कबोल, पाइथन, हर लैंग्वेज में। मैंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सी लैंग्वेज के लिए फ़िक्स नहीं है। आप इन फ्यूचर कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज करेंगे, तो ये डेफिनेशन तमाम हाई लेवल लैंग्वेज के लिए है। कल को आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, वहाँ भी आपको प्रोफेसर साहब जब रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स बता रहे होंगे, तो आपको पता होगा यार ये तो मैंने पहले पढ़े हुए हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ फिक्स वर्ड्स हैं। ईच वर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग। हर वर्ड का ख़ास मीनिंग है। और
नॉट टू द कंपाइलर। अब इसका मकसद जो कंपाइलर को पता है कि प्रिंट एफ का पर्पज़ क्या है, रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना, स्कैन एफ का पर्पज़ क्या है, रिजल्ट को कीबोर्ड से लेना, गेट सी एच का पर्पज़ क्या है, करैक्टर लेना। तो कंपाइलर को पता है कि फ़लाँ वर्ड का क्या मीनिंग है, प्री डिफाइन उसके लिए कंपाइलर जानता है। तो जब आप कंपाइलर क्या आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर रहा है, उसे एरर ढूंढ रहा है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि यार ये वाला जो वर्ड है ये तो मुझे पता ही नहीं, प्रिंट एफ की जगह पे आप प्रिंट लिख देते हैं, जबकि आप प्रिंट, बाकी कुछ लैंग्वेजेस में प्रिंट जो है वो आउटपुट के लिए यूज़ होता है, मगर सी लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है, प्रिंट एफ। अब आपने गलती से एफ़ नहीं लगाया तो फ़ौरन कंपाइलर कहेगा जी मुझे इस प्रिंट का नहीं पता, ये रिजर्व वर्ड नहीं है, तो आपको एरर शो कर देगा। अब तकरीबन 32 रिजर्व वर्ड्स हैं, ऑटो, डबल, ब्रेक, एल्स, केस एंड ये सारे रिजर्व वर्ड आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। रजिस्टर, टाइप ऑफ, शॉर्ट, अनसाइन, ये आपकी बुक में अवेलेबल हैं। तकरीबन टोटल 32 के करीब जो है आपके जो रिजर्व वर्ड्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट आर द रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, इसको आपने ज़रूर याद करना है। अब बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जब हम सी लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, लाइक ये मेरा कोड ब्लॉक है। सबसे पहले ये वाला जो है इसको हम कहेंगे ये मेरा, इसको हम कहते हैं ये हेडर फाइल है मेरी, हेडर, इसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़े ज़रा नज़र आए। ये देखें, थोड़ा सा इसको मैंने कैपिटल कर दिया। इंक्लूड, ये हेडर फाइल है, इंक्लूड आगे चल के हम बात करेंगे इस पर। stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए ये हेडर फाइल यूज़ होती है। फिर दूसरा सेक्शन क्या है, मेन सेक्शन, वाइड मेन। उसके बाद हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट, अपनी करली ब्रैकेट लगाते हैं और फिर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट एफ, मैंने यहाँ ब्रैकेट डाली, डबल कोटेशन, और फिर मैं यहाँ करता हूँ जी वेलकम टू सी लैंग्वेज। ये मैंने कोई सा भी मैसेज प्रिंट करवाया है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। अब देखिए ये मेरा सी का एक बेसिक प्रोग्राम है। सबसे पहले टॉप पे हम हेडर फाइल ऐड करते हैं, बहुत सी हेडर फाइल हैं, stdio.h, अभी हम डिटेल से जब अपनी स्लाइड पे जाएंगे वहाँ देखेंगे। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। फिर हमारा दूसरा सेक्शन वाइड मेन, ये हमारा मेन सेक्शन है। फिर ये हमारी बॉडी है जिसको उसने एग्जीक्यूट। तो हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के बेसिक 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हेडर सेक्शन सबसे टॉप पे होगा, फिर दूसरे नंबर पे मेरा मेन सेक्शन, ठीक है। मेन सेक्शन के अंदर देखिए ये मेरी बॉडी है, बॉडी सेक्शन। इस बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने सारा वो काम करवाना है जो करना चाह रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, जो मैं टास्क परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। अब इसको हमने सेव कैसे करना है, मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप घर में कोड ब्लॉक इंस्टॉल करके ये सारे प्रोग्राम जो आपकी बुक में नोट्स में दिए उसको आपने जो है रन करके देखना है। सेव फाइल, जैसे मैं सेव फाइल पे आता हूँ तो यहाँ मैं कोई सा भी उसका नाम दे सकता हूँ, ठीक है। बस मैं इसका नाम देता हूँ जी यूनिक दे देता हूँ, यूनिक। उसके बाद जो सी लैंग्वेज है बेटा इसकी एक्सटेंशन होती है .c, मैंने .c इसकी एक्सटेंशन दे दी। उसके बाद बेटा इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरा प्रोग्राम जो है सेव हो चुका है। सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अभी हेडर फाइल को हम डिटेल से देखेंगे, अभी जस्ट मैं आपको आपका एक पहला प्रोग्राम जो है वो कोड ब्लॉक में रन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप घर में साथ साथ प्रैक्टिस करें। आपने कोड ब्लॉक इंस्टॉल करना है, ये कोड ब्लॉक का आईडी आ गया, ये उसका टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ आपने सबसे पहले हेडर फाइल ऐड की, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ये सेक्शन नंबर 1 है इसका। फिर दूसरे नंबर पे वाइड मेन, ये सेक्शन नंबर 2 है। तीसरा इसका होती बॉडी, ये बॉडी है जिसके अंदर आपने प्रोग्राम टाइप किया। उसके बाद आपने सेव करने के बाद देखें यहाँ पे बच्चे आपको बटन एक नज़र आ रहा है बिल्ड, यानी इसको मैंने कंपाइल करना है। देखिए ये सारी चीज़ें मेरे पास एक जगह अवेलेबल है। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इट्स मीन दैट मेरे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होता तो मुझे फ़ौरन बताता यहाँ पे कि आपके प्रोग्राम के अंदर एरर है। उसके साथ देखें नेक्स्ट बटन आ रहा है रन, मैं इस प्रोग्राम को अब रन करना चाहता हूँ। क्लिक किया, ये देखिए इसके आउटपुट आ गई, वेलकम टू सी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने भी बेटा इसको
मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपने इस टेक्स्ट एडिटर पे यहाँ प्रोग्राम टाइप करना है। टाइप करने के बाद फाइल पे जाके ये बेटा सेव की ऑप्शन है, सेव करना है। और जब ये प्रोग्राम आप सेव करेंगे, कोई भी जो नाम देंगे उसके साथ आपने एक्सटेंशन .c रखनी है। फिर ये वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा बिल्ड, इसको आपने कंपाइल करना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई सा भी एरर हुआ तो यहाँ आपको बताएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर एरर है। अभी कोई एरर नहीं है। अगले बटन पे आ जाए। अब इसलिए हम इसको कहते हैं GUI। याद होगा डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि ID क्या है, GUI है। इसमें हर काम के लिए हमें बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं रन करूँगा, ये मेरे पास आउटपुट आ गई। तो ये आपका फर्स्ट C का प्रोग्राम था जो मैंने आपके सामने टाइप करके दिखाया। अगला देखें, C लैंग्वेज के प्रोग्राम के पार्ट्स हम देखते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ C प्रोग्राम, C प्रोग्राम के 3 हिस्से। सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ C से क्या मुराद है। कहते दी फॉर्मेट, वो तरीका अकॉर्डिंग टू विच अ प्रोग्राम इज़ रिटन, कि जिसके मुताबिक ये प्रोग्राम लिखा जाता है इन C लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ C लैंग्वेज। ये डेफिनेशन बुक में अवेलेबल नहीं है मगर मैंने यहाँ लिखी हुई है। आप देखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल लिखेंगे तो जो पेपर चेकर है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इसको एक्स्ट्रा चीज़ों का भी पता है। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा चीज़ों को भी पता है। तो उसमें देखें स्ट्रक्चर में सबसे पहले अभी मैंने आपको यहाँ पे कंपाइल करके दिखाया है हैश इंक्लूड stdio.h, ये मेरी हेडर फाइल है, पहला पार्ट इसका। वाइड मेन, ये मेरा दूसरा पार्ट है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम कहते हैं ये बॉडी है इस प्रोग्राम की। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम बात करते हैं लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन जो हमने शुरू में ये हेडर फाइल ऐड करते हैं। अब देखें, हेडर फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। अब ये पहले से ही C लैंग्वेज के अंदर उसने बिल्ट इन फंक्शन बनाए हुए हैं, हमने नहीं बनाए। जिसने C लैंग्वेज बनाई उसने उसके अंदर जो है वो बिल्ट इन फंक्शन रखे हुए हैं। ठीक है, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ काम करने के लिए। अब डेनिस रिची ने कुछ ऐसी फाइलें जो पहले से बना के रखी हुई हैं, हम उनको इस्तेमाल हमने नहीं बनाई, हम जस्ट उनको कॉल करते हैं। जब भी मैंने कोई काम करना है तो मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है, वो लाइब्रेरी फ़ाइल अवेलेबल है और मैं उन लाइब्रेरी फाइल्स को इस्तेमाल। अब हर लाइब्रेरी फ़ाइल का एक पर्पज़ है। जब तक मुझे उसका पता नहीं होगा कि मैंने जो काम करना अपने प्रोग्राम के अंदर कौन सा काम करना, तो फ़ौरन मेरे माइंड में क्लिक करेगा। सपोज करें मैंने प्रिंट एफ करवाना तो मैं कहूँगा जी हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लो। मैंने अगर गेट ch का फंक्शन लगाया तो मैं canonian.h लूँगा। ठीक है, मैंने कोई स्ट्रिंग वाला काम करा तो string.h लूँगा। तो मुझे हेडर फाइल पहले ऐड करवानी पड़ेगी। जब भाई सपोज करें कि मैंने अगर फ़ैन चलाना तो मेरे पास अगर लाइट नहीं होगी तो मैं फ़ैन कैसे चलाऊँगा। ऐसे ही अगर मैंने C लैंग्वेज के अंदर कोई भी काम करना है तो उसकी पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूँगा। जब तक मेरे पास उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी मैं उस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी मैंने प्रोग्राम के अंदर मैंने इनपुट आउटपुट करवाना तो पहले मुझे उसकी हेडर फाइल बतानी पड़ेगी कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा इनपुट और आउटपुट करवाना चाह रहा हूँ, लिहाजा ये उसकी हेडर फाइल है। तो जब तक मैं उसकी हेडर फाइल ऐड नहीं करवाऊँगा मैं फर्दर जो है वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हेडर फाइल आर द कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। These tasks include all input output operation and all the mathematical operation। अब इसमें जितना भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये सारे का सारे इसके अंदर आएगा। इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है जी, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम। आप पहले है अब जो ज़हन में रखें कि आपकी हेडर फाइल हमेशा किससे शुरू होती है, हैश साइन से। इंक्लूड शामिल करो, वर्ड से पता चल रहा है, शामिल करो किसको, हेडर फाइल को, और आगे मैं हेडर फाइल का नाम दूंगा। बस देखें डिफरेंट हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड stdio.h, ये ऐसी हेडर फाइल है जो हम ऐड करते ही करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, अब हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .h, और हेडर फाइल हमेशा हम अपने प्रोग्राम के टॉप पे लगाते हैं। जब भी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम के अंदर हम हेडर फाइल लगाते हैं। तो stdio.h हेडर फाइल किसके लिए होता है, जब भी मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा इनपुट करवाना है या प्रिंट करवाना है तो मैं अपनी C लैंग्वेज के प्रोग्राम के टॉप पे मैं क्या ऐड करूँगा, इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h, इस हेडर फाइल को ऐड करो। अब यहाँ पे ज़हन में रखें हैश साइन ज़रूर लगाना है, इंक्लूड और हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, .h। जिस तरह C लैंग्वेज की एक्सटेंशन .c है, आपकी हेडर फाइल की एक्सटेंशन .h है।
दूसरा फंक्शन मैथ, आपने जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई मैथमेटिकल काम करना है, आपने स्क्वायर फाइंड करना है, अंडर रूट फाइंड करना है, तो फ़ौरन आपने पहले उसकी हेडर फाइल ऐड करनी है। दिस हेडर फाइल कंटेन कांस्टेंट एंड फंक्शन टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई रट्टा नहीं लगाना। एसटीडीओ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लेने के लिए, मैथमेटिकल काम करने के लिए। इसी तरह हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एज, जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कोई स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक करैक्टर इनक्लोज इन डबल कोटेशन, ये आगे चल के हम बात करेंगे कि मैंने अपना पूरा नाम अपने प्रोग्राम के अंदर एंटर करना है, तो उसके लिए पहले मुझे एक हेडर फाइल ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है स्ट्रिंग डॉट एज। इसी तरह कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, यानी जब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर गेट ch लगाया होगा तो मुझे कन्यूनियो डॉट एज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये बच्चे अभी टॉपिक चूँकि काफ़ी लंबा है, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये पार्ट्स ऑफ सी लैंग्वेज से ही दोबारा शुरू करूँ, क्योंकि ये आपका बेसिक टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आपको समझ आ गया ना कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर के कितने हिस्से हैं, सबसे पहले हेडर फाइल है, फिर उसके बाद मेन सेक्शन है, फिर बॉडी सेक्शन है, तो जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया फिर हम हेडर फाइल क्यों ऐड करते हैं, कौन से जो मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन यूज़ करें तो उसके लिए हेडर फाइल कौन सी होगी, तो ये चीज़ें इन डिटेल इंशाल्लाह मैं लेक्चर नंबर 3 में दोबारा यहीं से दोबारा शुरू करूँगा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।